हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 139 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग है सुमेल, यानी कि एक तरफ जियोग्राफिक फीचर है और एक तरफ है हमारी कंट्रीज। तो आपको बताना कौन सा मेल सही है। पहला है कोलंबिया प्लेट्यू, कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बी लोजेस प्लेट्यू, आपका है चाइना। सी थर्ड है हमारा मैटो ग्रोसो, ये है आपका मैक्सिको। तो आपको बताना कौन सा मेल यानी कि मैच सही है। तो इसका सही आंसर है ए 1 and 2 ओनली, यानी कि पहला और दूसरा सही है, थर्ड वाला गलत है। जो मैटो ग्रोसो प्लेट्यू है ये आपका सेंट्रल ब्राजील का है, ना कि मैक्सिको का, और एक सवाना एंड वुडलैंड टाइप ऑफ ग्रास है। तो चलिए आप बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ टेम्पल्स दे रखे हैं और एक तरफ डायनेस्टी विद बिल्ट है, यानी किसने बनाया है। तो पहला है बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजोर, ये है चोला डायनेस्टी। सेकंड है शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, ये है चालुक्य डायनेस्टी। थर्ड है लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो, ये है चंदेला डायनेस्टी। तो आपको बताना है कौन सा मैच यानी कि मेल सही है। तो इसका सही आंसर है बी 1 and 3 ओनली, सेकंड वाला गलत है। जो शोर टेम्पल है वो महाबलीपुरम में और एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट है ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये 7th सेंचुरी में बना था बाय दी पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लवा डायनेस्टी ने इसको बनाया था ड्यूरिंग द राइन ऑफ राजा सिम्हा, यानी कि राजा सिम्हा के कार्यकाल में। द टेम्पल सॉ इट्स कंस्ट्रक्शन व्हेन द पल्लवा आर्ट वाज एट इट्स एपेक्स। जब पल्लवा डायनेस्टी का जो उस समय कलाकृतियाँ थी जब अपने चरम पे थी, तो उस समय इसको बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स इज और आर बेस्ड ऑन अ गांधीयन प्रिंसिपल। तो कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपको बताना है। पहला है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी आर्टिकल 39A, यानी कि मुफ्त में जो गरीबों को जस्टिस है यानी कि न्याय है वो दिलाना। बी सेकंड वाला है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि न्यूट्रिशन उस तरह से बढ़ाना ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, रहन सहन का जो एक तरीका है वो इम्प्रूव हो सके और जो उनकी पब्लिक हेल्थ है वो भी आपकी अच्छी हो सके। थर्ड है टू ऑर्गेनाइज अ विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद द नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी एक विलेज पंचायत बनाना और उनको ज़रूरत के हिसाब से पावर और अथॉरिटी देना ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह एक उभर के सामने आए। तो आपको बताना कौन सा इनमें से गांधीयन प्रिंसिपल है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मौजूद है। तो इसका सही आंसर है बी 3 ओनली, पहला और दूसरा गलत है। जो पहला वाला है वो एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ना कि गांधीयन प्रिंसिपल है, और जो सेकंड वाला है वो भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। एज गांधी जी हैड ऑलवेज एडवोकेटेड इज सेल्फ गवर्नमेंट्स मॉडल, इसीलिए उन्होंने विलेज पंचायत का एक मॉडल दिया था, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट। तो जो बोधिसत्व पद्मपानी एक पेंटिंग है जो कि काफी इलस्ट्रेटेड है पेंटिंग है, तो ये कहाँ बनाया गया आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए अजंता में। द पेंटिंग इज ऑन अ ब्लैक वॉल ऑफ द इंटीरियर हॉल बिफोर द श्राइन एट चैम्बर इन केव नंबर 1 एट अजंता डेटिंग बैक टू द 5th सेंचुरी। द बोधिसत्व इज होल्डिंग अ पद्म, यानी कि लोटस, हैज लार्ज shoulders and has a 3 bent in a body creating a moment in the picture space। तो कहने मतलब एक बोधिसत्व पेंटिंग है जिसको बड़े से काली दीवार पे बनाया गया है अजंता के केव नंबर 1 में। इसको बनाया गया 5वीं शताब्दी में
और उनके हाथ में एक पद्मा है यानी कि लोटस है, कमल का फूल है, शोल्डर काफ़ी ब्रॉड दिखाए गए हैं और जो बॉडी है वो 3 बेंड्स में दिखाया गया यानी 3 हिस्सों पे मुड़ी हुई है। द मॉडलिंग इज सॉफ्ट और वो काफ़ी सॉफ्ट है, मुलायम है। द फिगर ऑफ बोधिसत्व इज वेयरिंग अ बिग क्राउन इन विच डिटेल्ड रेंडरिंग इज विजिबल। तो जो फिगर है बोधिसत्व का उन्होंने काफ़ी बड़ी सी मुकुट पहन रखा है और उस पर कई सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोक अदालत के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है दे आर अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, यानी अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट में कहीं आपका मैटर सॉल्व नहीं होता है तो इस तरह से इसको बनाया गया है। लोक अदालत है आम जनता के लिए, तो ये काफ़ी स्पेसिफिक वर्क के लिए भी बनाया गया है। सेकंड है दे हैव बीन गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कानूनी दर्जा भी दिया गया है। थर्ड है द अवार्ड गिवन बाय लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज, यानी कि जो अवार्ड इसमें यानी कि जो भी सजा है या जो भी सुनाया जाता है तो वो फाइनल और बाइंडिंग होता है, यानी उसकी अवहेलना आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी कि तीनों ही सही है। लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म जैसा स्टेटमेंट दे रखा है। प्री लिटिगेशन स्टेज पे यानी कि सेटल्ड या कॉम्प्रोमाइज्ड कराता है, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है कि वो बातें कोर्ट तक ना पहुंचे, इसलिए आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट या किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइजेशन करा के मैटर सॉर्ट आउट करने का काम लोक अदालत करता है। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द फिनोमिनन ऑफ अक्टूबर हीट इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अक्टूबर हीट के बारे में काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपको बताने। जैसे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ मानसून थ्रू ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी जो उत्तरी भाग है हमारे इंडिया का, वहाँ पे मानसून काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। सेकंड है हाई टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। और थर्ड है क्लाउडी स्काई एंड हैवी रेनफॉल, यानी काफ़ी बादल रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी 2 ओनली। पहला और जो तीसरा वाला है वो गलत है। ये नॉर्दर्न प्लेन में जो मानसून है उसको स्ट्रेंथ नहीं यानी स्ट्रांग नहीं बल्कि वीक करता है। और जो इसमें अक्टूबर में जो मौसम बता रहा है कि क्लाउडी हैवी रेन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसको रिट्रीटिंग मानसून के नाम से इस मंथ को जाना जाता है, इसलिए इसको अक्टूबर हीट बोलते हैं क्योंकि काफ़ी ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है इसमें। इसमें क्लियर स्काई और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्रिएटेड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1987, यानी कि ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी कानूनी बॉडी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर बनाया गया है और ये कानून एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना हुआ है। सेकंड है इट अंडरटेक्स द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट विद रिगार्ड टू द फौना, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करता है, यानी वातावरण को कितनी क्षति पहुंचती है, इसका भी असेसमेंट यही बॉडी करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ और सिर्फ फौना का करता है। फ्लोरा एंड फौना 2 होते हैं, फ्लोरा यानी पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ और फौना यानी जानवर या ऑर्गेनिजम्स बेसिकली। तो ये सिर्फ ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स की करता है। थर्ड है इट प्रिपेयर्स द रेड डेटा बुक फौना, रेड डेटा बुक ऑफ फौना ऑफ इंडिया एंड फौना ऑफ स्टेट्स, यानी ये भारत के पूरे मतलब कंट्री की और अलग अलग स्टेट्स की रेड डेटा बुक फौना के लिए बनाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो इसका सही आंसर है सी 2 and 3 ओनली, पहला वाला गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर बना हुआ है 1916 में, और एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है इस मिनिस्ट्री का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, जैसा कि पहला स्टेटमेंट बता दिया है। लास्ट है वन ऑफ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रिपरेशन ऑफ रेड डेटा बुक। तो इसका पहला मुख्य काम ये है कि ये रेड डेटा बुक फोना का बनाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ लीगल टेंडर। कौन सा इनमें से स्टेटमेंट दे रखे 3 अलग अलग, किसको लीगल टेंडर माना जाता है आपको बताना है। पहला है करेंसी नोट्स इशूड बाय द आरबीआई, यानी कि कोई करेंसी नोट इशू किया आरबीआई ने उसको। सेकंड है कॉइन इशूड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि कोई कॉइन गवर्नमेंट ने इशू किया हो। थर्ड है चेक्स इशूड बाय अ प्राइवेट पर्सन, या किसी प्राइवेट पर्सन ने कोई चेक इशू किया हो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लीगल टेंडर के कंटेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है ए 1 and 2 ओनली, थर्ड वाला गलत है, प्राइवेट वाला इसमें नहीं आता है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर का एक डेफिनेशन है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हिंदुस्तान का हमारा कोई भी नागरिक किसी भी तरीके से सेटलमेंट के लिए पैसा लेना हो या देना हो उसको मना ना करे, उसी को बोलते हैं लीगल टेंडर। करेंसीज एंड कॉइन कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड एज फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट, वेयर एज चेक्स कैन बी रिफ्यूज्ड। चेक को मना कर सकते हैं लेकिन करेंसी या कॉइन को मना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ सोशल रिफॉर्मर है और एक तरफ रिफॉर्मर्स एसोसिएटेड विथ है, यानी कि रिफॉर्मर्स का नाम दिया और उनके द्वारा कुछ काम जो किया उन्होंने रिफॉर्म के तौर पे वो दिया गया। पहला है ज्योतिबा फुले, रिफॉर्मिंग एसोसिएटेड विथ है, स्टार्टेड बेथुने फॉर गर्ल्स एजुकेशन। तो इन्होंने बेथुने करके शुरू किया था लड़कियों के एजुकेशन के लिए। सेकंड है दादा भाई नारोजी, प्रोफेस्ड लीगल स्टेटस एंड राइट फॉर अ पर्शियन वुमेन। तो इन्होंने पर्शियन वुमेन्स के लिए लीगल स्टेटस और राइट्स की डिमांड की थी। थर्ड है बाल शास्त्री जाम्बेकर, इन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी पे हमला किया था, यानी कि अटैक किया था, कहा था कि सही नहीं है जो भी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच यानी कि मेल सही है। तो इसका सही आंसर है सी 2 and 3 ओनली, पहला वाला गलत है। ज्योतिबा फुले ने गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया था पुणे में, जैसा आप सबको पता है, और जो बेथुने स्कूल था गर्ल्स एजुकेशन के लिए वो शुरू किया था ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो जो हमारे पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग है उसके संदर्भ में 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है मोहोज यानी कि मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड कोर ऑफ द अर्थ। तो एक मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी मतलब यहाँ से मतलब छूटना। तो जो एक बाउंड्री होता है वो मेंटल बनाता है कोर, तो एक बाउंड्री है मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी जो कि मेंटल और कोर के बीच में आता है। सेकंड है लिथोस्फीयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट एरप्ट्स एज अ लावा इन द वोल्केनो। तो लिथोस्फीयर ये एक मेन सोर्स है मैग्मा का, मैग्मा बनने में लिथोस्फीयर का सबसे बड़ा हाथ होता है जो कि लावा या वोल्केनो के फॉर्म में निकलता है। थर्ड है आउटर कोर इज लिक्विड वाइल द इनर कोर इज सॉलिड, यानी जो हमारा बाहरी कोर का जो बाहरी हिस्सा है वो लिक्विड स्टेट में और जो इंटीरियर है वो सॉलिड स्टेट में यानी कि जमा हुआ है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी थर्ड ओनली, पहला और दूसरा गलत है। जो मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी है आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में बाउंड्री बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बेसिक्स हैं ज्योग्राफी के। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स ही प्रिपेयर करने हैं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। तो चलिए बढ़ते हैं। दूसरा दिया है गुटेनबर्ग्स जो डिसकंटिन्यूटी है ये आपका मेंटल और कोर का है।
तो जो मैंटल और कोर की बाउंड्री बनाते हैं वो गुटेनबर्ग्स है, और जो क्रस्ट और मेंटल की बनाती है वो मोहवोरिक डिस्कंटिन्यूटी है। वही जो सेकंड स्टेटमेंट था हमारा कि लिथोस्फीयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, तो लिथोस्फीयर नहीं है बल्कि एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर हल्का लिक्विड प्लास्टिक टाइप पे होता है, तो ये काफ़ी मेन सोर्स है लावा या वोल्केनो का। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 138 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, अ हाईली ट्रेन्ड सिंगर कैन हिट अ नोट दैट कॉज अ ग्लास टू शैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन एग्जिबिटेड बाय द साउंड वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड सिंगर हो तो वो किसी भी ग्लास को अपने आवाज़ से तोड़ सकता है, वो बेसिकली एक साउंड वेव रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है सी, रेजोनेंस। रेजोनेंस एक तरीके का फिनोमिना है जो कि वाइब्रेटिंग सिस्टम पे या एक्सटर्नल फोर्सेस को ड्राइव करता है ताकि वो अलग सिस्टम को ऑक्सीलेट कर सके विद अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट अ स्पेसिफिक प्रेफरेंशियल फ्रीक्वेंसी, यानी किसी स्पेसिफिक प्रेफरेंशियल फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेशन काम करे, वो एक्सटर्नल फोर्स काम करे, और जो जैसा कि बताया कि ग्लास टूट जाता है तो वो ब्रेक कर जाए, शैटर कर जाए। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 139 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, स्टैंडिंग क्रॉप इन इकोलॉजी रेफर्स टू। तो स्टैंडिंग क्रॉप इकोलॉजी में काफ़ी सुना होगा आपने, ये क्या होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए, टोटल लिविंग बायोमास इन इकोसिस्टम, यानी वो सारे बायोमास जो कि इकोसिस्टम में रहते हैं। टोटल लिविंग ऑटोट्रैप्स इन एन इकोसिस्टम, यानी वो सारे ऑटोट्रैप्स जो कि इकोसिस्टम में रहते हैं। ऑटोट्रैप्स मतलब वो जो खाना अपना खुद बनाए। थर्ड सी है, टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स इन एन इकोसिस्टम, यानी कि वो जीवित और मृत जो मरे हुए प्राणी है वो इकोसिस्टम में रहते हैं, उनको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। या है डी, टोटल हेट्रोट्रॉफ्स इन एन इकोसिस्टम, यानी वो जानवर जो कि दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।